नमस्कार दोस्तों। आज हम इस चैप्टर में क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का के सिविक्स चैप्टर का सेकंड चैप्टर है। पहले हमें जानना ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। इवन वी हैव लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती है, जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट नॉट फेडरलिज्म जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट and the state government, so there are the unitary government will hold some authority, के पास कुछ पावर होंगे, अपने पावर्स होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होंगे। यहाँ फेडरलिज्म का मतलब है कि अलोंग विद द यूनिटरी गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो एंजॉय सम इंडिपेंडेंस टू रूल देयर स्टेट in a manner that is required by the state. So that according to the federalism which is mentioned in the constitution, the unitary government, that means the central government, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है, हमारी हमारी नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल, तो he cannot intervene in the state matters on his own. But obviously हर जगह ifs and buts होते हैं, but there are some issues जहाँ पर the unitary government has the right to intervene if it is not going on properly. But otherwise federalism says that कि unitary government has no right to intervene in the state government, and the state government has the right to run the state freely, independently. So that means अगर हम इसको एक लेमन टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पावर होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री के बीच में डिवाइडेड रहेगा, और जो डिफरेंट लेवल्स हैं, दोज ऑल दीज डिफरेंट लेवल्स लाइक द स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ऑल ऑफ देम विल एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। सपोज कर लेते हैं हम एक स्कूल का अगर एग्जाम्पल लें, तो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है, आप सभी के स्कूल में प्रिंसिपल है, और हर स्कूल में एक जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के क्लास टीचर्स हैं। क्लास को हम मान लेते हैं स्टेट, और हम स्कूल को मान लेते हैं जब एक कंट्री, और प्रिंसिपल इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट द क्लास टीचर has the right on the class. She has been given the rules. So similarly, the state government has been given the constitution, accordingly they function. Here also class teachers has been given the rules and regulation, and she takes care of the class keeping in mind such रूल्स एंड रेगुलेशंस। वही चीज यहाँ पर है, लेकिन प्रिंसिपल इंटरवीन करती है क्लास में। यस शी डज, जब उनको लगता है कि ये जो क्लास टीचर है शी इज इनकेपेबल इनफ टू कंट्रोल द क्लास, देन द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंटरवीन। और एक और तरीका है कब प्रिंसिपल इंटरवीन करेंगी, जब क्लास टीचर खुद जाकर प्रिंसिपल को इनवाइट करे एंड बोले कि आई देयर आर सम इश्यूज व्हिच इज हैपनिंग इन द क्लास व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, सो यू प्लीज कम एंड इंटरवीन। सेम थिंग गोस टू द स्टेट, जैसे कि वाटर इशू है, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटका साइड में अगर आप जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर कावेरी वाटर इशू होता है। अगर आप हरियाणा के साइड आते हैं तो यहाँ पर यमुना के वाटर को डिविजन का इशू होता है। तो काफ़ी वाटर इश्यूज चलते रहते हैं। तो मानो कि ये वाटर तो स्टेट लेवल का है, लेकिन अगर जब मानो कि आपस में स्टेट्स नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कितना पानी किसके पास जाएगा, तो व्हाट दे डू, दे गो कंबाइंड वे इनटू द टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आस्क, they request the central government to intervene. So that is one way, and that is why you have three lists according to which the rules are to be made: नेशनल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये नेशनल लिस्ट क्या होता है, ये वो सारे पॉइंटर्स या फिर वो सारे टॉपिक को इंक्लूड करता है जिस पर जो लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी, वो नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जिसमें अपना स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग उस पर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिस पर जरूरत के अनुसार या तो नेशनल या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। अगर आप भी मानिए कि अगर एक ही कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर नेशनल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो नेशनल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वही हमेशा मान्य होगा, वही हमेशा एप्लीकेबल होगा।
सो ये होता है मीनिंग फेडरलिज्म का। अभी क्या तरीका है कैसे हम फेडरल गवर्नमेंट को सेटअप कर सकते हैं? सो देर आर टू रूट्स ऑफ फेडरेशन। फर्स्ट होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सेकेंड होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जस्ट गिव मी 1 मिनट नाउ। रूट्स ऑफ फेडरेशन। तो एक है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड सेकेंड है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके नाउ कमिंग टुगेदर में जैसे आप जानते हैं कि जब यूएसए का जब सिविल लिबरेशन वॉर ऑफ यूएसए हुआ था तब यूएसए छोटे छोटे कॉलोनीज में बटा हुआ था। सो वो उन कॉलोनीज ने क्या किया, वो सारे एक साथ आए एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, गिविंग दैट अ बिगर यूनिट ऑफ पावर। सो दैट टाइप ऑफ फेडरेशन विल बी कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर, क्योंकि जहां पर छोटे छोटे कॉलोनीज वो क्या बन जाते हैं, वो स्टेट्स बन के एक साथ मिलके एक बड़ी कंट्री को बड़ी कंट्री को फॉर्म करते हैं। सो यूएसए की गवर्नमेंट हो गई, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट हो गई, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हो गई, तो वो सारे आएंगे हमारे कमिंग टुगेदर। सेकेंड थिंग होता है कि बहुत बड़ी कंट्री है, जैसे कि इंडिया की बहुत बड़ी कंट्री है और हमने उसको क्या किया है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया है सो दैट हम इसको इफेक्टिवली उसको हम रूल कर पाए। तो हम उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। मतलब बड़ी कंट्री थी, हमने उसको डिवाइड किया, उसको होल्ड कर रहे हैं एक साथ और हम उसको पूरी पावर दे रहे हैं ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंटली रूल करे। तो उसको हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि हो गई इंडिया की फेडरेशन, स्पेन की फेडरेशन, बेल्जियम की फेडरेशन। सो पहले हमने देखा कि व्हाट इज फेडरेशन, फेडरलिज्म। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ फेडरेशन, कैसे कोई भी कंट्री फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो कर सकता है। तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। होप कि आपको समझ में आया है, और आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो tomorrow on features of federalism and decentralization in India. Okay, thank you. Bye.